हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस और क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। जहाँ पर सबसे पहले हमने परिवर्तन के बारे में बात की थी और हमारे आसपास यानी कि हमारे सराउंडिंग्स में जो भी हमें चेंजेस यानी कि परिवर्तन देखने को मिलते हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर डीपली डिस्कशन किया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया था कि फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और उनके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, ये हमने डिस्कस किया। फिर हमने पढ़ा था बच्चों की रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, यानी कि जो हमारा केमिकल चेंज है वो क्या होता है। केमिकल चेंजेस को हम केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। इनके क्या गुण है यानी कि क्या प्रॉपर्टीज है, क्या एग्जांपल्स है, ये भी हमने डिस्कस कर लिए थे। चलिए तो बच्चों इसी चैप्टर को आगे डिस्कस करते हैं और बढ़ते आइए तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए तो एक बार आप देख लीजिए क्या क्या हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जहां पर हमने भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात की थी। तो भौतिक परिवर्तन के गुणों को हमने देख लिया था। फिर बात कर ली थी रासायनिक परिवर्तन के बारे में और इसकी क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिए थे। चलिए तो अब रासायनिक परिवर्तनों के कुछ और गुणों के बारे में हमें पढ़ना है बच्चों। चलिए तो सबसे पहले रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। यहाँ पर कोई नया पदार्थ बनता है, क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। जैसे जैसे अगर हम बात करें लकड़ी का जलना, तो लकड़ी जब जलती है तो क्या बनाती है बच्चों, राख बनाती है। तो यहाँ पर लकड़ी से क्या बन रहा है, राख बन रही है, बर्निंग की प्रोसेस जब होती है तब। ठीक है, तो यानी कि एक नया पदार्थ यहाँ पे बनता है। अगर हम कहें बर्फ का पिघलना, तो बर्फ का पिघलना क्या ये रासायनिक परिवर्तन होगा, क्या यहाँ पर कोई नया पदार्थ बन रहा है। देखो बर्फ पिघल रही है यानी कि परिवर्तन तो हो रहा है। बर्फ पहले ठोस अवस्था में थी, अब कैसी अवस्था में है, अब द्रव अवस्था में है, लेकिन यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा। जबकि अगर हम कहें दूध को गर्म करना, ठीक है, तो दूध को गर्म करना क्या ये कोई रासायनिक परिवर्तन है। देखो दूध गर्म हो रहा है, पहले ठंडा था अब गर्म हो रहा है, अब गर्म है, यानी कि देखो परिवर्तन तो है, चेंज तो है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि दूध से दही बनना, तो क्या ये रासायनिक परिवर्तन है। देखो पहले दूध था अब दही बन चुका है ना, यानी कि हमें कोई नया पदार्थ यहाँ पर मिला है। बाकी दो जो एग्जाम्पल हमने देखे वहां पर हमें कोई नया पदार्थ नहीं मिला। तो नया पदार्थ जहां पर बनता है वही हमारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन के दौरान बच्चों ऊर्जा के विभिन्न रूप जैसे कि ऊष्मा, प्रकाश या बिजली उत्सर्जित होते हैं, उत्सर्जित या अवशेषित होते हैं, यानी कि या तो अब्जॉर्ब होंगे या तो रिलीज होंगे। ठीक, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है या हम कहें कोई केमिकल चेंज होता है, ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है, या तो अब्जॉर्ब होती है या तो रिलीज होती है। अब एनर्जी किसी भी रूप में हो सकती है, हो सकता है वो ऊष्मा यानी कि हीट के रूप में हो, प्रकाश यानी कि लाइट के रूप में हो। ठीक है, चलिए, लेकिन बच्चों जब हमने भौतिक परिवर्तन के बारे में बात की थी तो वहां पर किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा ना तो उत्सर्जित होती है ना ही अवशेषित शोषित होती है। ठीक, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। यानी कि दोनों रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में कंपैरिजन हमें आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर नया पदार्थ बनता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन की बात करें तो वहां पर कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। तो इस प्रकार से हमें दोनों में जो है डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, कंपैरिजन हमें दोनों में आना चाहिए। अगला है रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः अपरिवर्तनीय होता है। अपरिवर्तनीय का मतलब है बच्चों इरिवर्सिबल। कैसा होता है, इरिवर्सिबल। जैसे अगर हम कहें दूध का गर्म होना, तो क्या ये इरिवर्सिबल है यानी कि अपरिवर्तनीय है। देखो दूध गर्म हो रहा है, फिर ठंडा हो जाएगा, फिर दोबारा से उसको हीट दे करके हम गर्म कर सकते हैं, है ना, फिर से वो ठंडा हो जाएगा, फिर गर्म, फिर ठंडा, फिर गर्म, इस प्रकार प्रोसेस चलती रहेगी। यानी कि
दूध को गर्म करना कोई इरिवर्सिबल नहीं है, ये कैसा है, रिवर्सिबल है। कैसा है, रिवर्सिबल है। लेकिन अगर हम कहें दूध से दही बनना, तो दूध से दही बनना कैसा है, इरिवर्सिबल है। क्योंकि दूध से दही तो बन जाता है, लेकिन क्या दही से वापस दूध बन सकता है, क्या बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता। दही से वापस दूध नहीं हम बना सकते। तो यानी कि दूध से दही बनना एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और ये कैसा है बच्चों, अपरिवर्तनीय भी है, यानी कि इरिवर्सिबल भी है। ठीक। अगला है ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है। अच्छा, यहाँ पर हमने सिंपली पढ़ा था कि ऊष्मा, प्रकाश, बिजली, ये तो या उत्सर्जित होंगे या अवशेषित होंगे। ठीक। लेकिन बच्चों ध्वनि भी यहाँ पर उत्पन्न की जा सकती है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अब जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर आप केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर आप देखेंगे कि कोई किसी रिएक्शन में देखो पॉप साउंड निकलता है, किसी रिएक्शन में कोई अलग डिफरेंट साउंड निकलता है, तो वहां पर हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पर हमें इतना ही देखना है कि ध्वनि भी उत्पन्न की जा सकती है जो हमारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनमें, जैसे आतिशबाजी का विस्फोट। ठीक है, चलो, तो ये कुछ हमारे रासायनिक परिवर्तनों के गुण हैं जो आपको देख लेने हैं, जो आपको समझ लेने हैं, और अपनी कॉपी में फिलहाल आप इन्हें नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ और हमारे गुण हैं रासायनिक परिवर्तन के, जैसे कि गंध बदल सकती है या नई गंध आ सकती है। तो यहाँ पर स्मेल में जो है चेंज हो सकता है, या तो वो चेंज हो सकती है या तो कोई न्यू स्मेल हमें मिल सकती है। ठीक है, जैसे कि खाने का खराब होना। ठीक है, खाना जब खराब होता है तो उसमें से बहुत ही अजीब सी गंध आती है, हम कहें कि दुर्गंध आती है। पहले तो खाने में खुशबू आती है जब खाना बनता है, ठीक है, उसके बाद लेकिन कुछ समय बाद अगर हम उसे वैसे ही रखें तो उसमें क्या हो जाते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स, बहुत सारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं, जिस वजह से खाना क्या होने लगता है, धीरे धीरे खराब होने लगता है या सड़ने लगता है। तब उसमें बहुत ही अलग एक स्मेल आती है। तो ये स्मेल जो है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ किस में आ सकती है, जो हमारे केमिकल चेंज होते हैं उसमें आ सकती है। ठीक है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि चेंज इन कलर, कलर में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। कैसे, देखो, यदि सेब का टुकड़ा तुरंत ना खाया जाए तो उसका रंग भूरा हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप सेब काट के रखते हो, है ना, थोड़ा ही देर बाद आप देखते हो, जैसे आप उसको खुला रखते हो, हवा में रखते हो, ठीक है, नॉर्मली भी आप उसे रखते हो काट करके, तो आप क्या देखते हो, उसके बाहर से जो है एक ब्राउन लेयरिंग आना शुरू हो जाती है, यानी कि भूरा वो होने लग जाता है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का चेंज ही तो है ना। वापस से हम उसको सही थोड़ी ना कर सकते हैं। वापस से अंदर से कैसा होता है, सेब थोड़ा व्हाइटिश कलर का होता है ना, येलोइश व्हाइट, उसको हम वापस येलोइश व्हाइट नहीं कर सकते अगर वो एक बार ब्राउन यानी कि भूरा हो जाता है। तो यानी कि जो केमिकल चेंजेस हैं उनमें क्या होता है बच्चों, रंग में भी परिवर्तन होता है। अगला है गैस उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो वहां पर कोई गैस भी प्रोड्यूस हो सकती है, जैसे विस्फोट से गर्मी प्रोड्यूस होती है ना, जब भी किसी प्रकार का कोई एक्सप्लोजन होता है तो वहां से हीट निकलती है, रोशनी निकलती है, प्रकाश, लाइट जिसे हम कहते हैं, ध्वनि निकलती है, और क्या निकलता है बच्चों, अप्रिय गैसें उत्पन्न होती हैं। तो आपने देखा होगा जब दिवाली के समय या शादियों में या किसी फंक्शन में जब पटाखे जलाए जाते हैं, जो हमारे फायर क्रैकर्स होते हैं, पटाखे जब जलाए जाते हैं तो आपने देखा होगा पहले जब पटाखों को जलाते हैं तो विस्फोट होता है, यानी कि ध्वनि वहां पर निकलती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। दूसरी चीज गर्मी उत्पन्न होती है, ऊष्मा जिसे हम कहते हैं, ऊष्मा उत्पन्न होती है। फिर हमें प्रकाश भी देखने को मिलता है, प्रकाश वहां पर उत्पन्न होता है। फिर बच्चों वहां से एक अप्रिय कुछ गैसें भी निकलती है जिनकी स्मेल बड़ी ही डिफरेंट होती है। तो आपने देखा होगा पटाखे जलने के बाद गैस निकलती है और जिसकी स्मेल जो है किसी को पसंद होती है, किसी को पसंद नहीं होती है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के कुछ गुण ये हैं। सबसे पहले कि ये स्थायी होते हैं, यहाँ पर नया पदार्थ बनता है। ऊष्मा, ऊर्जा, प्रकाश, बिजली, ये उत्सर्जित होते हैं या अवशेषित होते हैं, ये अपरिवर्तनीय होता है। और ध्वनि भी प्रोड्यूस यहाँ पर होती है, गंध भी निकलती है, गंध बदल भी सकती है, और हो सकता है
नई गंध आ रही हो। फिर रंग में भी परिवर्तन होता है और गैस भी उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स थे, तो बच्चों इन्हें भी आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो कुछ एग्जाम्पल्स अब हम देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन के। बच्चों भौतिक परिवर्तन के हमने कई सारे एग्जाम्पल्स देखे थे, ठीक है, तो आपको वो याद भी कर लेने हैं। बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। सबसे पहले है आयरन रस्टिंग, यानी कि लोहे पर जंग लगना। तो आपने देखा होगा कि जो आयरन रॉड का पीस होता है, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आयरन रॉड का अगर कोई पीस है, ठीक, तो आप अगर उसे कुछ समय बाद देखते हो, तो कुछ समय बाद आप क्या देखोगे कि वो कैसा हो जाता है बच्चों, थोड़ा रेडिश ब्राउन सा होने लगता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन सा आपको वो दिखता है कुछ समय बाद, कुछ साल बाद, ठीक है, जब आप देखते हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो लोहा होता है बच्चों, ये जो लोहा होता है, ये किसके साथ रिएक्ट करता है? मॉइस्ट एयर के साथ। किसके साथ? मॉइस्ट एयर, यानी कि नमी और वायु के साथ। तो वायु वाली जो नमी है, ठीक है, मॉइस्ट एयर जिसे हम कहते हैं, उसके साथ रिएक्ट करता है और इसमें क्या होने लगता है? जंग लगने शुरू हो जाता है, ठीक है, जंग लगना शुरू हो जाता है। बर्निंग ऑफ वुड की अगर हम बात करें, बर्निंग ऑफ वुड की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये भी क्या है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि देखो पहले लकड़ी जल रही है, उसके बाद हमें मिल क्या रहा है? उसमें मिल रहा है राख, है ना। तो राख क्या है? एक नया पदार्थ यहाँ से प्रोड्यूस हुआ है, नई चीज यहाँ से उत्पन्न हुई है, ठीक। तो ये परिवर्तन कैसा है? रासायनिक परिवर्तन। मेटाबॉलिज्म की बात करें, कुकिंग ऑफ एन एग की बात करें, बेकिंग अ केक की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात करें, रॉटिंग बनाना की बात करें, रॉटनिंग ऑफ बनानास, विनेगर एंड बेकिंग सोडा मिक्सचर की बात करें, फायरवर्क्स यानी कि जो हमारे पटाखे होते हैं, फायर क्रैकर्स भी जिसे कहते हैं, और केमिकल बैटरी की बात करें, तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? ये सभी, इन सभी में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इन सभी में या तो आपको क्या देखने को मिलेगा? कोई नया पदार्थ बन रहा है, ठीक, नया पदार्थ बन रहा है, या कोई स्मेल आ रही है, ठीक, या कोई गैस उत्पन्न हो रही है, या कलर में चेंज हो रहा है, ठीक है, या हीट और एनर्जी रिलीज हो रही है या अब्जॉर्ब हो रही है। तो ये सारी चीजें आपको इन रिएक्शंस में देखने को मिलेगी, ठीक। चलिए, तो ये एग्जांपल्स आपको नोट कर लेने हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन एग्जाम्पल्स के अलावा आप अपने आप से भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, जो आप अपने सराउंडिंग्स में चेंज देख रहे हैं, यानी कि अपने आसपास जो भी आप केमिकल चेंज देख रहे हैं, आप उन्हें भी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं एक सामान्य परिवर्तन जिससे आप परिचित होंगे, वह है लोहे में जंग लगना। अब जानते हैं सभी लोहे में जंग लगने के बारे में, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में, ठीक है। तो जब आप किसी लोहे की वस्तु को कुछ देर के लिए खुला छोड़ते हैं, तो उस पर भूरे रंग के पदार्थ की एक परत जम जाती है। जंग कहा जाता है। हम क्या कहते हैं? इसे जंग कहते हैं, ठीक। चलिए, तो आपने देखा ही होगा, है ना, जैसे अपने घरों में आपने ग्रिल्स देखी होंगी, लोहे की ग्रिल अगर आपके घर के आसपास लगी हुई है, ठीक है, लोहे की कीलें आपने देखी होगी, ठीक। तो इनमें आपने क्या देखा होगा कि पहले तो ये नॉर्मल रहती हैं, खूब चमकदार रहती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि ये कैसी हो जाती हैं? रेडिश ब्राउन कलर की एक कोटिंग इनमें आ जाती है, थोड़ा, यानी कि लाल और भूरे रंग की कोटिंग इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो इसी को क्या कहते हैं? हम जंक कहते हैं, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? जंक कहा जाता है, ठीक। चलिए बच्चों, अच्छा ये जंग करता क्या है? अब हम कह तो रहे हैं कि किसी लोहे की वस्तु में जंग लग जाता है। जंग से होता क्या है? देखो बच्चों, जंग से क्या होता है? वो जो मेटल है वो पूरा क्या हो जाता है? डेड हो जाता है, यानी कि पूरा खराब होने लगता है, ठीक। तो अगर हमने अपने घरों के आसपास कोई ग्रिल्स लगाई है, घर के बाहर ग्रिल्स लगाई हैं, छत पर ग्रिल्स लगाई हैं, तो लोहे की ग्रिल लगाई हैं,
ठीक है, या किसी मेटल की ग्रिल लगाई है, किसी और धातु की ग्रिल लगाई है, तो कुछ समय बाद अगर वो खराब हो जाएंगी, है ना, तो इतना पैसा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर वो एरिया भी पूरा खराब हो जाता है। तो इस चीज को हटाने के लिए, यानी कि जो जंक लग रहा है उसे हटाने के लिए, कि जंक ना लगे, तो हम कई सारे मेथड्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि पेंट कर लेना, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, उसमें ग्रीस लगा लेना, ऑयलिंग करना। तो इन सभी मेथड्स को हम आगे बच्चों पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किस प्रकार से जंग लगता है? देखो, वाटर, आयरन और ऑक्सीजन तीनों मिल रहे हैं, और ऑक्सीजन मिल रही है एयर से, है ना। ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? एयर से। तो क्या बनता है? रस्ट बनता है। ठीक, तो इस प्रकार से लोहे में जंग लग जाता है बच्चों। सिंपली आपने देखा होगा कि अगर हम किसी कील की बात करते हैं, है ना, कील ये है, तो इसमें मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर, या हम कहें जल प्लस वायु, एयर, वायु में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके ये जो आयरन नेल है, लोहे की कील है, ये कैसी होने लगती है? खराब होने लगती है। खराब होने लगती है यानी कि इसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। जंग लगने से खराब हो जाते हैं, आसानी से बच्चों ये टूट जाते हैं। ठीक, चलिए, तो जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हो कि कैसे जो है इस मटेरियल में, ये जो लोहे के कुछ पार्ट्स ये हैं लोहे के, ठीक है, लोहे की कोई चीज ये है, इसमें कैसे लगा हुआ है? जंग लगा हुआ है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसे बचाने के लिए क्या किया जाता है? इसके बाहर जो है हम जिंक जैसे मेटल की क्या कर देते हैं? कोटिंग कर देते हैं। कैसे? मेटल की, जैसे जिंक है, उसकी क्या कर देते हैं? इसके बाहर से एक कोटिंग कर देते हैं। कोटिंग यानी कि जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई भी चीज है, जैसे हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है और बाहर बारिश हो रही है, तो हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हैं? किसी प्लास्टिक के किसी पॉलीथीन के अंदर रख लेते हैं, है ना, या किसी वाटरप्रूफ बैग के अंदर रख देते हैं जिसके अंदर पानी ना जा पाए। क्यों करते हैं हम ऐसा? डॉक्यूमेंट को किसी वाटरप्रूफ बैग के अंदर या किसी प्लास्टिक के अंदर क्यों रखते हैं जिसमें पानी ना जाए? क्योंकि इसलिए रखा जाता है ताकि उसके अंदर पानी ना जाए। पानी जाएगा अगर डॉक्यूमेंट्स में, तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या हो जाएंगे? गीले हो जाएंगे, उन पर जो इंक होगी वो फैल जाएगी, हो सकता है डॉक्यूमेंट्स खराब हो जाए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? उसके बाहर से एक कोटिंग करते हैं, है ना। कोटिंग करना यानी कि उसको किसी प्लास्टिक बैग में रखना या किसी वाटरप्रूफ बैग में रखना जिससे वो डॉक्यूमेंट सेफ रहे। तो उसी तरीके की मेटल की कोटिंग हम इन जो ये हमारे पास आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी आयरन की वस्तु है, लोहे की कोई भी वस्तु है, उस पर हम क्या करते हैं? किसी दूसरे मेटल की, जो इतना जो क्या ना करे, या हम पेंट की एक लेयर लगा लेते हैं जो क्या करता है? अंदर का जो मेटल है उसे सेफ रखता है। बाहर का मेटल की बात नहीं कर रहे हम, अंदर का जो मेटल है उसे सेफ रखता है, जैसे स्टील है, ठीक है, या हम आयरन की बात करते हैं। तो इन्हें कैसे किया जाता है? इनके बाहर से कोटिंग की जाती है। ठीक, चलिए, तो जंग लगने के उदाहरण है, जैसे रसोई में गीला लोहे का तवा अगर ठीक से ना सुखाया जाए तो उसमें जंग लगता है। तो आप नॉर्मली आपने अपने घरों में देखा होगा कि तवा जो हम यूज करते हैं रोटी बनाने के लिए वो लोहे का होता है ना। तो उसको हम धोते हैं, लेकिन जब वो सूख जाता है उसके बाद हम क्या देखते हैं? जो उसका सरफेस है उस पर ब्राउन ब्राउन कलर के कुछ दाग हमें दिखते हैं, या जब हम उसको पलटाते हैं तो उसके बैक साइड पर भी हमें क्या दिखते हैं? ब्राउन ब्राउन कलर के दाग दिखते हैं। तो वो दाग क्या है? वो जो ब्राउन हमें दिखता है, रेडिश ब्राउन कलर के दाग जो हमें दिखते हैं, वो क्या है बच्चों? वही जंक होता है। ठीक है, पार्कों या खेतों में लोहे के गेट हमने देखे होंगे, जो भी हमारे पार्क्स होते हैं, या बगीचे में जो खाली बगीचों में रखी लोहे की बेंच भी देखी होगी आपने। तो लोहे की बेंच भी आपने देखी होगी जिन पर कोटिंग नहीं हुई रहती है ना, जिन पर कोई कोटिंग नहीं हुई रहती, तो उनको आपने देखा होगा, वो भी कैसा होने लग जाती हैं? रेडिश ब्राउन होने लग जाते हैं। ठीक है, तो घर पर आपने फावड़े और कुदाल को कुछ देर हवा में रखने के बाद जंग लगते देखा होगा। कुछ देर आपने अगर उन्हें हवा में छोड़ा है, फिर आप देखेंगे तो उसमें भी क्या हो जाती है? रेडिश ब्राउन कलर के कुछ दाग
आपको देखने को मिलते हैं, कुछ छींटे टाइप के आपको देखने को मिलते हैं, तो वो क्या होते हैं, वही जंक होता है बच्चों। अच्छा, जंक लोहे के समान नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये लोहे के समान नहीं है, ये लोहे की सतह पर बनता है, लेकिन यह एक अलग अलग पदार्थ है। तो ये कहाँ बनता है, लोहे की सतह पर, यानी कि उसके सरफेस पर बनता है। चलिए, तो अब हम आगे इनकी केमिकल प्रोसेसेस के बारे में जानेंगे, जो इनकी केमिकल रिएक्शंस होंगी उनके बारे में जानेंगे। फिलहाल आप जंक के आपको उदाहरण लिख लेने हैं, ठीक है। चलिए, तो इन एग्जाम्पल्स को आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम पट्टी का जलना, तो कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो मैग्नीशियम रिबन जो है उसके जलने के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो मैग्नीशियम का रिबन आपने देखा होगा, इस तरीके से होता है मैग्नीशियम का रिबन, ठीक है। तो इस मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाते हैं, ठीक है, तो जलेगा कैसे, ये किसकी प्रेजेंस में जलेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा। ये है मैग्नीशियम Mg, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। तो ये मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन को जब हम क्या करते हैं, जलाते हैं बच्चों, तो जलते समय यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई ज्वाला या फ्लेम जिसे हम कहते हैं, तो कोई फ्लेम यहाँ पर नहीं निकलती, ठीक है। ये जलता कैसे है, ब्राइट व्हाइट लाइट के साथ, यानी कि चमकदार सफेद रोशनी के साथ ये जलता है, यानी कि फ्लेम यहाँ पर नहीं दिखेगी आपको, क्या दिखेगा यहाँ पर, चमकदार सी सफेद रोशनी दिखेगी। जैसे आप टॉर्च जलाते हैं ना, ज्यादातर टॉर्च येलोइश होती है, लेकिन व्हाइट टॉर्च जब आप जलाते हैं तो क्या देखते हो कि एकदम व्हाइट व्हाइट चमकदार सा सब लगने लगता है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या होता है, व्हाइट चमकदार यानी कि सफेद चमकदार रोशनी के साथ ये जलता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। किसके साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तब ये बनाता है बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे हम MgO भी कहते हैं, ठीक है। ये है क्या, वैसे अगर हम सिंपली कहें तो ये क्या है, राख है, किसकी, मैग्नीशियम रिबन की। तो मैग्नीशियम रिबन जब जलता है ऑक्सीजन के साथ तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे हम राख कहते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में कहें, जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो उससे बनती है राख। अब मैग्नीशियम रिबन जल रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बना रहा है राख, जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। अगर आगे बढ़े, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को बच्चों वाटर में डिसॉल्व करें, पानी के साथ इसको घोलें, तो ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड है बच्चों, ये क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी कि बेसिक नेचर का होता है। अगर बेसिक नेचर का है तो क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है, ठीक। चलिए, तो इसके प्रोसेस के बारे में हम थोड़ा यहाँ पर डीपली पढ़ते हैं। एक पतली मैग्नीशियम पट्टी या रिबन का एक छोटा सा टुकड़ा प्राप्त करें। हमें क्या करना है, एक पतली, क्या करना है, एक पतली मैग्नीशियम पट्टी या रिबन हमें लेना है, ठीक है। इसकी नोक को सैंड पेपर से साफ कर लेना है। अच्छा, ये जो पेपर है बच्चों, इसको हमें सैंड पेपर से साफ कर लेना है। अब हम सैंड पेपर से साफ क्यों करते हैं, इसको क्यों करते हैं, चलिए, तो ये अब हम आगे देखेंगे कि सैंड पेपर से इसे साफ क्यों किया जाता है। उससे पहले पहले पूरा प्रोसेस हम देख लेते हैं। तो नोक को मोमबत्ती की लौ के पास लाएं। अब हमें क्या करना है, इसे सैंड पेपर से साफ करने के बाद नोक को कहाँ पर लेके आना है, मोमबत्ती की लौ के पास लेकर के आना है। अब मोमबत्ती की लौ के पास लेकर के आने पर हम क्या देखेंगे, ये क्या होगा, जलना शुरू करेगा। अब जलेगा कैसे, जो कि हमने बात की थी, ब्राइट व्हाइट लाइट, यानी कि सफेद चमकदार रोशनी। यदि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मैग्नीशियम जब जलता है तो कैसे जलता है, ब्राइट व्हाइट लाइट के साथ जलेगा, ठीक है। जब ये पूरी तरह जल जाएगा तो ये अपने पीछे चूर्ण जैसी राख को छोड़ता है। तो यहाँ पे कुछ चूर्ण जैसी राख हमें देखने को मिलती है, जिसे हम सिंपल राख ही कहेंगे। राख तो पाउडर फॉर्म में होता है ना। तो यहाँ पर भी ये राख कैसे होगा, पाउडर फॉर्म में होगा, ठीक। चलिए, पहले इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए, और एक क्वेश्चन जिसकी हमने अभी बात की थी, ये जो मैग्नीशियम रिबन है, इसको जो है सैंड पेपर से साफ क्यों किया जाता है, क्योंकि बच्चों देखो, ये हवा में खुला रहता है ना,
एक्सपोज रहता है एयर में, तो एयर में एक्सपोज रहने के कारण इसके ऊपर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर क्या हो जाती है, जम जाती है। ठीक है, तो जब हम इसको क्या करेंगे, बिना साफ करे ही जलाएंगे, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिंपली सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, मैग्नीशियम रिबन को हमेशा सबसे पहले सैंड पेपर की मदद से साफ कर लेना चाहिए, ताकि जो उसके ऊपर लेयर बनी है, स्टेबल लेयर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की है या मैग्नीशियम कार्बोनेट की है, उसके हवा में खुले रहने के कारण वो हट जाएगी। ठीक ठीक है, चलिए, ताकि अच्छा इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी है, देखो अगर हम जलाएंगे ऐसे ही तो ये क्या करेगा, जो हमें हमारा प्योर मैग्नीशियम होगा वो तो जलेगा ही ना, जलेगा ही नहीं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर उसके ऊपर होगी, तो जलने में क्या होगा, एक बैरियर आएगा, यानी कि एक बाधा आएगी। तो उसी बाधा को हटाने के लिए या वो हमारे जो रास्ते में ना आए, ताकि हमें जो है प्योर, जो भी हमें प्योर मटीरियल चाहिए, प्योर उत्पाद चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, वो हमें मिल सके, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले इसे सैंड पेपर से साफ कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या किया जाता है बच्चों, सैंड पेपर से साफ करने के बाद हम देखेंगे कि मैग्नीशियम जब ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो जैसे कि हमने बात की थी यहाँ पर कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो सिंपली यहाँ पर क्या किया, उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने एक्सपेरिमेंट ये किया। अब राख को इकट्ठा करें और उसे थोड़े पानी के साथ मिला लें। अब हमें क्या करना है, राख को पानी के साथ क्या कर लेना है, मिला लेना है। अब मिश्रण जलीय घोल को अच्छी तरह से हिलाएं। अब ये जो राख थी जिसको हमने पानी के साथ मिलाया, उसको अच्छे से डिसॉल्व कर लेना है, अच्छे से घोल लेना है। तो हम क्या देखेंगे, राख को पानी में घोलने पर हमें एक नया पदार्थ मिलता है। अब वो नया पदार्थ है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है, एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम की राख से हमें पानी पर मैग्नीशियम की राख को हमने वाटर में जब डिसॉल्व किया तब हमें मिलता है। ठीक है, चलिए, अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड है, ये लिटमस पेपर से परीक्षण करने पर मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, जिसका मतलब क्या है कि ये एक क्षार है, यानी कि बेसिक नेचर का। और हम जानते हैं क्षार क्या करते हैं, क्षार क्या करते हैं, रेड से लिटमस को ब्लू कर देते हैं। वहीं अगर हम एसिड की बात करें, अम्ल की अगर हम बात करें, तो अम्ल क्या करते हैं बच्चों, ब्लू टू रेड करते हैं। क्या करते हैं, ब्लू टू रेड। ठीक है, चलिए, तो इतना पहले आप ये जो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा है मैग्नीशियम रिबन का, ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखने वाली दो चीजें हैं कि मैग्नीशियम जब जलेगा तो जलेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक, अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है जिसको कि हम राख कह रहे हैं, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम पानी के साथ डिसॉल्व करेंगे, यानी कि H2O के साथ डिसॉल्व करेंगे, तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। और बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड एक बेस है, हम जानते हैं। दूसरी चीज ये एक एंटासिड की तरह, यानी कि जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हम कहते हैं, जो शरीर में बढ़ी अम्लता को कम करने के लिए लिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज हमने केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा, जहां पर केमिकल चेंज से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट हमने देखा, उसको डीपली हमने स्टडी किया, जहां पर मैग्नीशियम रिबन जो है उसको हमने बर्न किया, फिर उससे जो है राख बनी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, उसको हमने दोबारा वाटर के साथ डिसॉल्व किया, जिससे हमें पता चला कि इससे हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलता है। ठीक, चलिए, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।